आरएसएस एक शैतान संगठन है और भाजपा उस शैतान की परछाई है। आरएसएस के पीछे बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट काम कर रहा है, राज्य और देश में नफरत फैला रहा है। दूसरी तरफ सरकार उसी आरएसएस पर जनता के टैक्स का पैसा लुटा रही है। अब यह सब नहीं चलेगा। कर्नाटक राज्य को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। राष्ट्रवाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और पैसे का खेल अब रोकना होगा। आरएसएस को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और यदि ये लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो हम इसके लिए कानून लाएंगे, क्योंकि 100 साल तक ये संगठन बिना किसी रजिस्ट्रेशन के इस देश में तांडव मचा चुका है, बहुत नुकसान कर चुका है। अब और नहीं, ये बातें मेरी नहीं है बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं, प्रियांक खड़गे का कहना है। आरएसएस को लेकर इन्होंने कितने सारे गंभीर आरोप लगाए हैं और कैसी कार्यवाही की तैयारी कर रहे हैं, उन सब पर एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे। एक तरफ आरएसएस है जो तमाम कांड से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराता, दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है जो कांड के खुलने के डर से आए दिन कभी स्वतंत्र पत्रकारों को तो कभी अपने ही अधिकारियों को डराने का काम कर रही है। जी हाँ, मोदी सरकार ने अधिकारियों को चेतावनी दिया है कि हमारी जानकारी बाहर करोगे तो लपेट दिए जाओगे। क्या है पूरा मामला वो भी देखेंगे। उधर मोदी शाह के दुलारे मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा को लेकर प्रियंका गांधी ने 20 पॉइंट वाला एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, यानी चार्जशीट जारी किया है। इस डॉक्यूमेंट में असम की सरकार पर और हेमंता विश्व शर्मा के खिलाफ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सवाल पैदा करती हैं कि क्या इन्हीं से ध्यान भटकाने के लिए हेमंत शर्मा गोली वोली चलाने का वीडियो बनवाते हैं, मुसलमानों और कांग्रेस को निशाना बनाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में लाखों करोड़ का बजट पेश किया गया, मगर इसी दौरान उसी मध्य प्रदेश में प्रतिदिन स्वतः जीवन समाप्त करने वालों की जो संख्या सामने आई है वो आपके होश उड़ा देगी। और उसी मध्य प्रदेश में लापता लेडीज की जो संख्या है वो आपके पैरों तले से जमीन खींच लेगी। और सवाल उठाती है कि प्रतिदिन इतनी महिलाएं कहां गायब हो रही हैं? क्या इसके पीछे भी कोई एपस्टीन जैसा कांड तो नहीं है? आखिर तमाम भाजपाई सरकारें और अन्य सरकारें भी इस मसले पर नपुंसक क्यों साबित होती हैं, पुलिस फेल क्यों हो जाती है? इन सभी मुद्दों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे। टकटकी लगाकर देखते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नाटक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं प्रियांक खड़गे। पिछले दिनों इन्होंने एक कार्यक्रम में आरएसएस को लेकर बहुत सारी बातें कही, जिनका मूल ये समझ में आता है कि आरएसएस बड़े बड़े कांड करके इसलिए बच जाता है क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। वैसे आपको याद दिला दें, गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने ही पंडित नेहरू को पत्र में लिखा था कि आरएसएस का सिस्टम बड़ा डेंजरस है, इन लोगों के बारे में कुछ अता पता नहीं चलेगा। यानी यूं समझिए कि सब कुछ जबानी तौर पर होता है, आपको फला पद दिया जाता है, ये काम करिए, लिखित में कुछ नहीं। और कांड करने वाला जब कल को किसी मामले में पकड़ा जाए, आरोप लगे, तो फिर कह दिया जाएगा कि इसका आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। वो भी कह देगा कि कोई लेना देना नहीं है और आप साबित भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कहीं कुछ लिखित में है नहीं, किसी को कोई पद लिखित में दिया नहीं गया। और पद दिया कैसे जाएगा जब संगठन का ही रजिस्ट्रेशन नहीं है? सोचिए, जिस संगठन के बारे में देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ऐलान करते हैं कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, उस एनजीओ का रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। इन लोगों के झूठ का लेवल देखिए। आप यदि आज की तारीख में कोई एनजीओ शुरू करना चाहें तो शुरुआत ही होती है रजिस्ट्रेशन से। यहाँ आरएसएस 100 साल का हो गया और आज तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और प्रधानमंत्री इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कहते हैं वो भी जान देंगे, बस ध्यान से सुनते जाइए। प्रियांक खड़गे ने चेतावनी दिया है कि आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, अन्यथा हम एक ऐसा कानून बनाएंगे कि मजबूरी में इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के कार्यों की वजह से राज्य में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो रहा है और निवेश प्रभावित हो रहा है। यानी जब राज्य में शांति नहीं होगी, उल्टे सीधे मुद्दों को लेकर धर्म के नाम पर रोज रोज सांप्रदायिक माहौल बनाया जाएगा, नफरत पैदा किया जाएगा, तो फिर कोई भी निवेश क्यों करने आएगा? तो प्रियांक खड़गे का कहना है कि चुपचाप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो आरएसएस के लोगों, नहीं तो हम कानून लेकर आएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। खड़गे का कहना है कि आरएसएस जम के चंदा लेता है, जबकि ऐसा करना कानूनों के तहत होना चाहिए। चंदा लेने वाले संगठन को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और यदि कोई रजिस्ट्रेशन कराने से इनकार करता है तो ये अवैध है। क्या मुझे भी कोई ऐसा संगठन चलाने की परमिशन मिल जाएगी बिना रजिस्ट्रेशन के? मैं चंदा वसूलते रहूंगा? क्या ऐसा हो सकता है? प्रियांक खड़गे पूछ रहे हैं कि आरएसएस मुझे बताए कि उनकी उपलब्धि क्या है, आरएसएस को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है। और जब मैं सवाल आरएसएस से करता हूं तो बीजेपी के लोग प्रवक्ता की तरह सामने काहे आ जाते हैं? क्या भाजपा आरएसएस की प्रवक्ता है? आरएसएस वाले दावा करते हैं कि वो राष्ट्र निर्माण में लगे, तो चलिए अपने 10 कार्य बता दीजिए गिनती करके जो राष्ट्र के निर्माण की श्रेणी में आते हैं। आरएसएस वाले कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए हर परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए, लेकिन आरएसएस के लोग खुद रणुआ घूमते हैं, यानी कुंवारे रहते हैं। आपको याद दिला दें, ये पहली बार नहीं है जब खड़गे आरएसएस के
के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। सांप्रदायिक दंगों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन हो रहा था। इसी मौके पर इन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा और मैं इसे सुनिश्चित करूंगा। 100 साल तक इन लोगों ने बिना रजिस्ट्रेशन के अपना संगठन चलाया है, क्या अब हम इन्हें और 100 साल तक इसी तरह से छोड़ दें? प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस का जो डोनेशन मॉडल है ये मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट से जुड़ा हुआ है। कई देशों से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और आरएसएस के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। लेकिन जब हम आरएसएस के पैसों के सोर्स के बारे में पूछते हैं तो ये लोग कहते हैं कि ये गुरु दक्षिणा है। इन लोगों के अनुसार गुरु दक्षिणा का अर्थ झंडा है। कल को अगर मैं भी नीला झंडा फहराकर चंदा इकट्ठा शुरू कर दूं तो क्या सरकार मुझे ऐसा करने देगी? जब दूसरे लोगों से एक एक रुपए का हिसाब लिया जा रहा है तो आरएसएस के पैसे का हिसाब क्यों नहीं लिया जा रहा? वैसे आप दर्शक भी जरा सोचिए, आरएसएस करोड़ों का ऑफिस बना रहा है, अरबों का। देश और दुनिया में यह संगठन जिस तरीके से चल रहा है उसमें न जाने कितने हजार करोड़ खर्च होते होंगे महीने के। सवाल है कि यह पैसा कहां से आ रहा है? कौन है जो इतनी गुरु दक्षिणा दे रहा है? वो चेला कौन है जो इतना पैसा लुटा रहा है? और चेले को इस संगठन से कौन सा गुरु ज्ञान मिल रहा है? चेला गुरु दक्षिणा तभी देता है ना जब उसे गुरु से कुछ प्राप्त होता है। तो आरएसएस गुरु है और गुरु के रूप में अपने चेलों को कुछ दे रही है। जो दे रही है वो क्या है और वो चेले कौन है जो इतना पैसा गुरु को दक्षिणा में दे रहे हैं? और यदि गुरु दक्षिणा ही है तो इसका हिसाब देने में दिक्कत काहे है भाई? ऐसा तो है नहीं कि चेले सब चोरी करके ले आके गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। अगर उनका भी पैसा वाइट है तो दिखा दीजिए, हिसाब बता दीजिए। यदि सब कुछ ईमानदारी पूर्ण है और आप खुद को राष्ट्रवादी संगठन कहते हैं, फिर हिसाब किताब छुपाने की जरूरत क्या है? आप राष्ट्र निर्माण का कार्य करते हैं तो उन कार्यों को छुपाने की जरूरत क्या है? आखिर कौन सा व्यक्ति होगा जो राष्ट्र निर्माण का कार्य करेगा लेकिन उसका श्रेय लेना नहीं चाहेगा, उसको छुपाएगा? तो फिर रजिस्ट्रेशन करा के लोगों को लिखित रूप में पद और जिम्मेदारियां देने से दिक्कत क्या है? हिसाब किताब बताने में दिक्कत क्या है? प्रियांक खड़गे बार बार यही पूछ रहे हैं कि अगर आपका पैसा सही सोर्स से आ रहा है तो फिर छिपाना क्यों है? पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किसी कार्यक्रम में कह दिया कि आरएसएस व्यक्तियों का एक समूह है, इसे रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों के समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम एक मान्यता प्राप्त संगठन है। सवाल यह है कि मान्यता किसने दी जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? मोहन भागवत कहते हैं कि आयकर विभाग ने हमसे इनकम टैक्स भुगतान करने के लिए कहा था, कानूनी कार्रवाई हुई और अदालत ने कहा कि यह व्यक्तियों का एक समूह है और गुरु दक्षिणा आयकर से मुक्त है। इस पर प्रियांक खड़गे कहते हैं कि बेंगलुरु क्लब भी व्यक्तियों का समूह है। क्या इस क्लब ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है? क्या वो लोग टैक्स नहीं चुकाते? खड़गे का कहना है कि आरएसएस शैतान है और भाजपा उस शैतान की परछाई है। हम परछाई से लड़ रहे हैं। अगर हम सीधे शैतान से लड़ेंगे तो देश का विकास होगा। पिछले अक्टूबर में खड़गे ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि किसी भी सरकारी परिसर में या सार्वजनिक संपत्तियों पर आरएसएस की गतिविधियां, उनकी सभाएं और बैठक न हो, यह सुनिश्चित करिए। साथ ही साथ इनके कार्यक्रम में कोई सरकारी कर्मचारी यदि हिस्सा लेता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करिए। प्रियांक खड़गे का कहना है कि राष्ट्रवाद की आड़ में अपनी आय और व्यय का आंकड़ा छुपाना और टैक्स देने से आरएसएस बच रहा है। आखिर एक बिना रजिस्ट्रेशन के संगठन के प्रमुख को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बराबर सुरक्षा प्रोटोकॉल क्यों दिया गया है? क्या यह देश की जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी नहीं है? सवाल है कि पूर्णकालिक प्रचारकों को वेतन कौन देता है? इस संगठन के रोज के कार्यों और जो सामाजिक अभियान चलता है उसका खर्चा वहन कौन करता है? सोचिए, यह कितना आसान सा सवाल है। आए दिन देश भर में आरएसएस के कार्यक्रम होते हैं, जहां भी ढेर सारे लोग जुटेंगे, इकट्ठा होंगे, वहां खाना पीना, रुकना ठहरना, आना जाना, तमाम खर्चे होंगे और जो ये सब कुछ मैनेज करेगा उसका भी तो खर्चा होगा। तो ये सब कुछ कहां से आ रहा है, कैसे दिया जा रहा है, आखिर इसका हिसाब देने में दिक्कत क्या है? और बिना रजिस्ट्रेशन के एक संगठन के मुखिया को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की तरह सुरक्षा दी जा रही है। उस सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और यह पैसा देश का जा रहा है। यानी जो संगठन अपना खर्चे का हिसाब किताब नहीं देना चाहता, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहता, टैक्स नहीं देना चाहता, उस संगठन के मुखिया को देश की जनता के टैक्स के पैसे से सुरक्षा दी जा रही है। वो संगठन अपनी सुरक्षा स्वयं काहे नहीं कर लेता? प्राइवेट सिक्योरिटी पैसा देकर काहे नहीं लगा लेता? क्यों नहीं ले सकता है? आखिर सरकार किस आधार पर इतना रुपया खर्च कर रही? प्रियांक खड़गे का कहना है कि कुछ लोगों के कारण बेंगलुरु ब्रांड प्रभावित हो रहा है। सांप्रदायिक तनाव के कारण क्षेत्र में व्यापार और रोजगार दोनों पर असर पड़ रहा है। कोई भी क्षेत्र, चाहे वो बेंगलुरु हो, कलबुर्गी हो या फिर बेंगलुरु, निवेश तभी आता है जब वहां अनुकूल वातावरण हो। कांग्रेस नेता ने कहा कि तटीय कर्नाटक में आईटी कंपनियां सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक रूढ़ियों के कारण निवेश करने से हिचकती हैं। पूरे क्षेत्र की आर्थिक क्षमता पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जब हम आईटी कंपनियों से निवेश करने को कहते हैं तो वो पूछते हैं कि जब हमारे कर्मचारी जींस पहनकर लाउंज में जाएंगे तो क्या आपकी सरकार उनको
को सुरक्षा दे पाएगी? यानी कुल मिलाकर प्रियंका खरगे आरएसएस और उसके अन्य संबंधित संगठनों द्वारा कथित रूप से बनाए जा रहे सांप्रदायिक माहौल को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन लोगों के कारण राज्य में निवेश प्रभावित हो रहा है। लोगों को नौकरियां जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि माहौल ऐसे संगठनों ने खराब कर रखा है। और ये सब कुछ तभी कंट्रोल हो सकता है जब इनका रजिस्ट्रेशन हो, इनके आय व्यय का हिसाब हो, पता चले कि पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। वैसे आपको याद दिला दें कि हाल ही में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक घृणास्पद भाषण और घृणा अपराध रोकथाम विधेयक 2025 पारित किया। इसमें हेट स्पीच या ऐसे अपराधों के लिए 7 साल तक की कैद और 50,000 के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि यहीं पर बहुत सारे सवाल और भी पैदा होते हैं। आखिर कांग्रेस बार बार नफरती चिंटुओं को रोकने में फेल क्यों हो जाती? गांधी हत्या के बाद कई दशक तक इस देश में और राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। आखिर कैसे बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस चलता रहा? जब बैन लगाया गया था तो फिर बैन हटाने की जरूरत क्या पड़ गई? इनकी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी देश में जो इन्हें दोबारा मौका दिया गया? और आज भी तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। नफरती चिंटू खुलेआम नफरत फैला रहे हैं। हाल ही में स्पीकर ओम बिरला के एक चेले ने राहुल गांधी और 25 कांग्रेसी सांसदों को गोली मारने की धमकी दी सरेआम। भाजपाई सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते? ऑनलाइन आए दिन सत्ताधारी पार्टी की आईटी सेल के गुर्गे कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, पूरे देश में नफरत के बीज बोते हैं। तो जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वो लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते? कर्नाटक में चुनाव से पहले कांग्रेस ने ही नफरती संगठनों पर बैन लगाने का वादा किया था, मगर अब सब कुछ ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा है। कम से कम जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो वादा था वो तो नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि खरगे सिर्फ पत्रकारों से ये बातें बोलेंगे या फिर कानून बनाएंगे और आरएसएस का रजिस्ट्रेशन करा के मानेंगे, हिसाब किताब निकालेंगे और इस संगठन की जिम्मेदारियां और जवाबदेही भी तय करेंगे। वैसे जवाबदेही से याद आया, अमृतकाल की सरकार हर दिन जवाबदेही और जानकारी से बचने के लिए नया नया पैंतरा अपना रही है। कल ही हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पत्रकारों का मुंह दबाने के लिए ऑनलाइन कंटेंट हटाने का नया प्लान सरकार लाई है। और अब ये खबर देखिए, केंद्र सरकार ने सभी सरकारी अधिकारियों को कहा है कि अगर वो मीडिया के साथ संवेदनशील या क्लासिफाइड जानकारी शेयर करेंगे तो उन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गृह मंत्रालय ने पिछले ही महीने 28 साल पुराने सर्कुलर को अपडेट किया है और इसमें कार्रवाई की धमकी दी गई है। यानी जो अधिकारी भीतर की जानकारी मीडिया में लीक करेंगे उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। वैसे तो बहाना होगा संवेदनशील जानकारी का, लेकिन आप जानते हैं कि यह जानकारी देश के लिए संवेदनशील होगी या सरकार में बैठे हुए लोगों के लिए? दुनिया जानती है हर कार्यालय में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, अलग अलग सोच के लोग होते हैं। हर एक ऑफिस में बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो गड़बड़ियों को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार का खुलासा करना चाहते हैं, सरकार में बैठे लोगों के तिकड़मों को खोलना चाहते हैं, घोटालों को देश के सामने लाना चाहते हैं, मगर किसी मजबूरी में बोल नहीं पाते तो वो चुपके से मीडिया में पत्रकारों को खबर लीक कर देते हैं कि इस तरह से गड़बड़ी हो रही है, सत्ता में बैठे लोग ये चोरी कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। और अब उन सब से बचने के लिए मोदी सरकार अधिकारियों को कथित रूप से इस तरह से डरा कर रखना चाहती है। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ही जब राहुल गांधी सरेआम देश के सामने वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही हमको बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। और अब शायद उन्हीं चीजों से बचने के लिए इस तरह के तिकड़म लगाए जा रहे हैं और बहाना है कि राष्ट्रहित को खतरा है, सरकार की छवि खराब हो रही है। सवाल है कि ऐसा सरकार कर क्या रही है जिसके खुलासे से सरकार की छवि खराब हो रही है? यदि छवि की इतनी ही चिंता है तो गड़बड़ करते काहे हो? मने आरएसएस हो या बीजेपी, सब खाली छिपाने में लगे हुए हैं। वैसे छिपाने से याद आया, एपस्टीन फाइल में जिस दिन नरेंद्र मोदी का नाम आया उसके अगले ही दिन अमेरिका से ऐसी ट्रेड डील हो गई कि उसे भी छिपाना पड़ा। आज तक सरकार ने खुलकर पूरी बात बताया नहीं कि डील में क्या क्या हुआ है। उधर प्रियंका गांधी ने असम सरकार के खिलाफ एक चार्जशीट जारी किया है और इसमें 20 पॉइंट के जरिए असम में वहां की सरकार पर भयंकर भ्रष्टाचार और बीजेपी पर भी भ्रष्ट जनता पार्टी होने का आरोप लगाया है। इस चार्जशीट को नाम दिया गया है जनता का आरोप पत्र, जिसमें इन्होंने असम में सरकार पर सिंडिकेट राज को स्थापित करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ असम के लोगों की जमीनों को धन्ना सेठों को सौंपने का आरोप लगाया है। इस आरोप पत्र में भाजपा पर अवैध कोयला खनन को संरक्षण और बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। असम को इंटरनेशनल बॉर्डर के पार से ड्रग, बर्मी सुपारी और अन्य प्रतिबंधित चीजों के लिए एक रास्ते के रूप में बनाने का आरोप लगाया है। यानी असम को रास्ता बना दिया गया है ड्रग सप्लाई के लिए और कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके करीबी मंत्री तथा उनके परिवार के लोगों ने अवैध संपत्तियां खूब ढेर सारी जुटा ली हैं। पूरी सरकार एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रही है जिसमें रियल एस्टेट, फर्जी कंपनियों और अन्य बिजनेस के माध्यम से अवैध धन को छिपाया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि असम का कर्जा 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। ये आने वाले असमी पीढ़ी पर बोझ डाला जा रहा है। असम में सड़कें खराब हैं, पानी की सुविधा नहीं, बुनियादी ढांचा बन नहीं रहा, मगर सत्ता में बैठे लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। भाजपा की सरकार ने असम समझौते की भावना को भी कमजोर कर दिया जो कि असमिया पहचान की सुरक्षा की गारंटी देता है। एनआरसी अपडेट की प्रक्रिया को रोक लगाने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल किए। कहा गया है कि असम में लगातार आने वाली बाढ़ और नदी कटाव को
को राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने में भाजपा की सरकार फेल हो गई, रोजगार दे नहीं पा रही, असम में 6 समुदायों को एसटी का दर्जा नहीं दिलवा पाए, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर दिया, 9,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों का विलय कर दिया गया या तो उन्हें बंद कर दिया गया। यानी किसी राज्य के मूल ढांचे को ही असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने बर्बाद कर दिया। ऐसा आरोप कांग्रेस चार्जशीट पेश करके लगा रही है। कहा जा रहा है कि असम की संपत्ति धन्ना सेठों को दी जा रही है और राज्य के लोग बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा और असुविधाओं का संकट झेल रहे हैं। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, जल्द ही हिमंता बिस्वा शर्मा का कोई नया वीडियो आ जाएगा, गोली मारते हुए, तोप चलाते हुए, मुसलमानों को निशाना बनाते हुए। उसी से असम की जनता अपना पेट भर ले, जैसे मध्य प्रदेश की जनता भर रही है। और मध्य प्रदेश की जनता का पेट तो इतना भरा हुआ है कि सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रतिदिन रोज 44 लोग अपना जीवन स्वतः समाप्त कर रहे हैं। 13 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2026 के बीच कुल 32,385 लोगों ने अपना जीवन खुद से समाप्त कर लिया। यानी सोचिए, लगभग 2 साल के भीतर ही 32,385 लोग अपने से खुद को मार रहे हैं, खुद से खुद की हत्या कर रहे हैं। यानी प्रतिदिन 44 लोग, और यह पुलिस का आंकड़ा है। आप भी जानते हैं बहुत सारे मामलों में कहानियां बदल दी जाती हैं और स्वतः जीवन समाप्त करना नहीं लिखा जाता है, मगर फिर भी यह आंकड़ा इतना बड़ा है। इन मृतकों में 987 छात्र हैं, 562 किसान हैं और 667 कृषि मजदूर। यानी मध्य प्रदेश का नौजवान बड़ी संख्या में अपना जीवन स्वतः समाप्त कर रहा है, वो भी जवानी में। किसान भी अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। इन दोनों के पीछे का कारण क्या हो सकता है, जरा दिमाग लगाइए। आर्थिक संकट, किसानों का कर्जा, फसलों की बर्बादी और बेरोजगारी, ये सारे कारण हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में लोग जीना नहीं चाहते। यानी जिस मध्य प्रदेश में खूब लंबा चौड़ा बजट पेश करके सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसी मध्य प्रदेश में 2 साल के भीतर 32,000 से ज्यादा लोग दुनिया को अलविदा कह रहे हैं अपनी मर्जी से। एक आंकड़ा यह भी है, देखिए, उसी मध्य प्रदेश में लापता लेडीज का संकट बढ़ता जा रहा है। हर दिन 130 महिलाएं गायब हो रही हैं। यानी हर दिन 44 लोग अपना जीवन खुद से समाप्त कर रहे हैं और हर बीतते दिन 130 महिलाएं गायब हो रही हैं। 2020 से लेकर 28 जनवरी 2026 का रिकॉर्ड बता रहा है कि मध्य प्रदेश में 2,74,311 लापता के मामले सामने आए हैं। यानी सोचिए कि 6 साल से भी कम के वक्त में 3 लाख से ज्यादा महिलाएं और लड़कियां मध्य प्रदेश से गायब हो गई। और ये वो संख्या है जो दर्ज की गई, जो दर्ज नहीं हुई उनकी संख्या न जाने क्या होगी। यानी हर साल मध्य प्रदेश से 45,000 महिलाएं और लड़कियां गायब हो रही हैं, हर महीने 3700 गायब हो रही हैं और रोजाना 130। ये रिपोर्ट बता रही है कि 68,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं आज भी गायब हैं, उनका पता नहीं चला। यानी 2,35,000 से ज्यादा पुलिस ने खोज लिया, लेकिन अभी तक 68,000 से ज्यादा महिलाएं मिली नहीं। सवाल यह है कि ये महिलाएं कहां गायब हो रही हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पा रही है। कहीं यहां भी तो कोई मानव तस्करी का मामला नहीं है? क्या इन महिलाओं को, लड़कियों को खरीदने बेचने का केस तो नहीं चल रहा? कहीं इनकी सप्लाई विदेशों में तो नहीं हो रही, या फिर अपने ही देश में अलग राज्यों में तो नहीं हो रही? आखिर कहां गायब हो रही हैं? जमीन घोट गई या आसमान निकल गया? कहीं इसका भी तो कोई एपस्टीन फाइल नहीं बन रहा है? आखिर मसला क्या है? आप लोग भी पूछते रहिए और चौकन्ने रहिए। केवल सिस्टम के भरोसे रहना ठीक नहीं है। क्या पता सिस्टम हो आपके भरोसे बैठा हो। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।